स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की तैयारी जो एडीओ की बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। 15 जून को एग्जाम है, इसका मतलब एग्जाम का वेट नहीं करना है हमको। जिस हिसाब से प्रश्न पत्र आ रहा है आप देख रहे हैं, डायरेक्टली धाराओं से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको सभी विषयों के बारीक से बारीक चीजों को पकड़कर रखना पड़ेगा यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि अब जो है वो डायरेक्ट एकदम सिंपल क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो तैयारी अपनी आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और तैयारी का सबसे अच्छा माध्यम होता है कि आप जिस विषय को पढ़ें उसके एमसीक्यूज लगाएं, क्योंकि वनडे एग्जाम है और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हैं, और उसी कड़ी को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 15 जून 2005 को निम्नलिखित धाराएं लागू हुई थी। आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो लागू हुआ था उस दिन उसकी सभी धाराएं एक साथ लागू नहीं हुई थी, कुछ धाराएं लागू हुई थी। और ये कुछ धाराएं क्या थी, इसको बहुत बढ़िया ढंग से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली। उस दिन कम धाराएं लागू हुई थी। क्यों लागू हुई थी, इसके पीछे रीजन था दोस्तों कि यदि सूचना का अधिकार अधिनियम उसी दिन से लागू कर दिया जाता तो जरा सोचिए कि हमारी स्थिति क्या होती। आप सरकारी कार्यालयों को जानते हैं कि वहां पर जो भी डाटा रखा जाता था, जो भी काम काज से संबंधित फाइलें होती थी, वो आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, एक अलग रूम में भर दिया जाता था, रख दिया जाता था, गठरी बांधकर रख दिया जाता था, किसी पेटी में रख दिया जाता था। ऐसी स्थिति में उसको व्यवस्थित क्रम में जो है वो उपलब्ध करा पाना संभव नहीं था, उसमें बहुत टाइम लगता। तो ऐसी स्थिति में सभी कार्यालयों को ये निर्देश दिया गया कि 120 दिन के अंतर्गत आप इन फाइलों को सहेज लें, उसको कंप्यूटराइज्ड कर लें, कंप्यूटर में डाटा के रूप में ले लें, इलेक्ट्रॉनिक डाटा के रूप में ले लें, या आप उसकी फोटोकॉपी कराकर उसको व्यवस्थित तरीके से ईयर वाइज या डेट वाइज आप जमा लें। क्यों? क्योंकि जब ये अधिनियम पूरी तरह से लागू होगा, आपके पास सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपके पास जब आवेदन आएंगे तो आप उसको व्यवस्थित क्रम में लोगों तक सूचनाएं पहुंचा पाएं। इसीलिए उस दिन कुछ अधिनियम लागू हुए थे और कुछ जो हैं वो 120वें दिन के बाद लागू हुए थे। तो कौन कौन से अधिनियम लागू हुए थे, तो आप ध्यान रखिएगा। उस दिन एक हम बात करें, 12 लागू हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। 13 हुआ था, बिल्कुल हुआ था। 15 हुआ था, बिल्कुल जी हाँ। 16, धारा 16 भी लागू हुई थी। इसके अलावा भी दोस्तों हम बात करें धारा 4 की, यदि उपधारा 1 भी उसी दिन लागू हुई थी। इसके अलावा धारा 5 की उपधारा 1 व उपधारा 2 भी लागू हुआ था। इसके अलावा 12, 13, 15, 16, इसके अलावा धारा 24 लागू हुआ था। इसके अलावा धारा 27 लागू हुआ था। इसके अलावा धारा 28 भी लागू हुआ था। तो इस दिन ये इतनी धाराएं लागू हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी लागू हुए थे। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होगा मेरे ख्याल से। चलिए दूसरा देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की शेष धाराएं कब लागू हुई थी? तो सूचना का अधिकार अधिनियम मैंने बताया, इसकी शेष धाराएं जो लागू हुई थी वो 120वें दिन लागू हुई थी, और उस दिन से आप 120वें दिन लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा? 12 अक्टूबर 2005 को इसकी सभी धाराएं जो है वो लागू हो गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। बिल्कुल है, हमने देखा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ही इसका नाम है। नेक्स्ट देखिए, धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1 और उपधारा 2, धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, 24, 27 और 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी हुए।
इससे जस्ट पहले मैंने इसको आपको बताया है। ठीक है, इससे जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया, 24, 27 और 28, 12, 13, 15, 16 है ना। तो ये तुरंत प्रभावी हुए थे और शेष उपबंध जो है वो 120वें दिन, इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के 120वें दिन को प्रवृत्त होंगे, है ना। तो बिल्कुल जिस दिन लागू हुई उसमें कहा गया कि शेष उपबंध इसके अधिनियमन हो जाने के मतलब है कि लागू हो जाने के 120वें दिन से प्रवृत्त होंगे। नेक्स्ट है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। जी, उस समय लिखा गया था, उस समय की बात कर रहा हूं। उस समय जो थी ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुई थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ध्यान रखिएगा। तो इसमें सभी कथन बिल्कुल सही है, केवल एक सही, केवल 1 2 3 नहीं, पूरा का पूरा 1 2 3 व 4 सभी के सभी क्या है दोस्तों, सही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है। देखिए, लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें ऐसी सभा है दशा में अध्यक्ष और राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति सक्षम प्राधिकारी होंगे। बिल्कुल एकदम सही बात है, सीधा सीधा याद रखेंगे। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्य की विधानसभा में या किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जहां पर ऐसी सभाएं हैं तो उस दशा में अध्यक्ष, और राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद होता है वहां होता है सभापति। तो वहां पर सभापति जो है वो क्या होगा, सक्षम प्राधिकारी होगा संबंधित कार्यालय के लिए, जहां पर आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करेंगे। उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की दशा में मुख्य जो न्यायमूर्ति है, मुख्य न्यायाधीश जो है वो सक्षम प्राधिकारी होंगे। उसी प्रकार किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, बिल्कुल हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है वो सक्षम प्राधिकारी होंगे। और नेक्स्ट है, संविधान द्वारा उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल। बिल्कुल, संविधान द्वारा या उसके अधीन कोई स्थापित संगठन है, गठन है, प्राधिकरण है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या संबंधित राज्यपाल जो है वो होगा क्या, संबंधित सक्षम प्राधिकारी होगा। तो ये भी दोस्तों चारों के चारों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आप आंसर को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किस भाषा में किया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किस भाषा में, हिंदी में, दूसरा बी देखें अंग्रेजी में, सी देखें उस क्षेत्र की राजभाषा में, या डी देखें सभी में। तो वहां पर ध्यान रखेंगे अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप या हिंदी में आवेदन कर सकते हैं या अंग्रेजी में आवेदन कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जहां पर ना हिंदी बोली जाती है ना अंग्रेजी बोली जाती है बल्कि उस राज्य क्षेत्र की राजभाषा बोली जाती है, तो वहां पर आप उस राज्य क्षेत्र की राजभाषा में भी जो है वो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में यदि हम लोग हिंदी नहीं समझते या अंग्रेजी नहीं समझते तो उस स्थिति में छत्तीसगढ़ी में भी आवेदन किया जा सकता है। परंतु यहाँ हम हिंदी समझते हैं और अंग्रेजी भी समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों भाषाओं में आवेदन किया जा सकता है। इसका मतलब आप हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, और जिस राज्य में हिंदी अंग्रेजी नहीं बोली जाती तो वहां पर उस राज्य की राजभाषा में भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये एडीयू का हमारा एक बैच जो चल रहा है 2025, इसके विषय में आपको कुछ जानकारी देनी है। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स हम इसमें उपलब्ध करा रहे हैं।
देखिए, आप घर बैठ के तैयारी करें या जैसे भी करें, बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि आपको कंटेंट नहीं मिल रहा हो या किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों हम सभी विषयों के अपडेटेड वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा जो है वो सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स हम अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज जो 1000 प्रश्न आपको उपलब्ध कराएंगे, 10+ टेस्ट सीरीज रहेगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। 50% ऑफ में केवल 1000 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके लिए आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो ये जो नंबर दिया गया है 9119495222 और 9770519143 में या तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके आप जो है वो पूछ सकते हैं। हमने 100 लगभग वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ वीडियो रोका है क्योंकि अपडेटेड जो है वो बजट आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, तो उसमें योजनाओं में कुछ परिवर्तन होगा, इसलिए कुछ वीडियो रोके गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको 1000 रुपए में उपलब्ध हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता, आप जो है वो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें गुरुकुल एकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो के प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है, डेमो क्लास के तौर पर है, बहुत सारे वीडियो हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। देखकर आप निश्चय कीजिए, अगर आपको इसमें बेनिफिट होता है, आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के संबंध में असत्य कथन है। पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है सूचना प्राप्त करने के लिए। पहला देखिए, व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है तो लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से ऐसी फीस के साथ जो विहित या निर्धारित की जाए अनुरोध करेगा। बिल्कुल, या तो वो लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से जो भी फीस निर्धारित रहता है उस फीस के अनुसार वह अनुरोध करेगा, मतलब आवेदन करेगा। बी, अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित सूचना के विषय में संबंधित लोक प्राधिकारी अन्य लोक प्राधिकारी को 7 दिवस के भीतर अंतरित करेगा। सी, सूचना का अनुरोध करने वाले के लिए किसी कारण को व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। या डी, आवेदन को केवल संपर्क के लिए ब्यौरा देने की आवश्यकता होती है। देखिए, बहुत ढंग से इसको समझेंगे। ठीक है, आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन लगाए हैं तो आपको उस सूचना के कारण के बताने की आवश्यकता नहीं है, और न ही जन सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना प्राधिकारी जो है वो आपसे इस विषय में कुछ भी पूछेगा। आपको केवल संपर्क के लिए अपना एड्रेस या मोबाइल नंबर जो भी ब्यौरा देना है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि संबंधित जन सूचना अधिकारी आपसे संपर्क कर सके। इसके अलावा और भी कोई ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, केवल संपर्क के लिए। नेक्स्ट देखें, अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित सूचना। जैसे आपने एक वर्ग के लिए एक लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन किया। ठीक है, आपने जो है वो PWD में किसी सूचना के लिए आवेदन किया और जो सूचना जो है वो PHE डिपार्टमेंट के पास है। तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी क्या करता है, संबंधित जो है वो लोक सूचना अधिकारी को भेज देता है। ठीक है, संबंधित दूसरे से संबंधित है तो उस डिपार्टमेंट को वो भेज देता है। तो ये यदि विषय से संबंधित लोग अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है तो अन्य लोक प्राधिकारी को 7 नहीं है दोस्तों, 7 गलत है, 5 दिवस के भीतर, 5 दिन के भीतर जो है वो क्या करेगा, अंतरित कर देगा कि आप जो है वो इस पे ये जो सूचना है आपके उससे संबंधित है और आप प्रदान कीजिए। और ये जो आवेदक है जिसने सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो आवेदन लगाया है उसको भी इस विषय में सूचित कर दिया जाएगा कि ये इस वजह से यहाँ पर भेजा गया है और यहाँ से आपको सूचना प्राप्त होगी। तो ये जो है वो 5 दिवस है। तो ये कथन जो है दोस्तों क्या है, वो असत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है, असत्य है, ध्यान रखिएगा।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदक को कितने दिन में सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सूचना का अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत आपने आवेदन किया है तो आपको कितने दिन में सूचना मिलेगा। सामान्य स्थिति में दोस्तों 30 दिन के भीतर जो है वो आपको सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, सामान्य स्थिति में। लेकिन यदि ये किसी के जीवन से संबंधित मामला है ना, या किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित मामला है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये 48 घंटे के भीतर आपको सूचना उपलब्ध करवाया जाएगा। 48 घंटे के भीतर। ये आपको इस रूप में भी दे सकता है 2 दिन, 48 घंटा मतलब 2 दिवस, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको 2 दिन भी दे सकता है, 48 घंटा भी दे सकता है। याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित मामला हो या उससे स्वतंत्रता से संबंधित मामला हो तो आपको 48 घंटे में सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक उपधारा 6 के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा जो विहित की जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जो भी सूचना मुद्रित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसा भी आप चाहते हैं, तो उस रूप में प्रदान करने के लिए जो फीस निर्धारित की जाएगी उस फीस को संदाय आपको करना पड़ेगा, तभी वो सूचना जो है वो आपको दी जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभावित नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो गरीबी रेखा से संबंधित राशन कार्ड, बीपीएल जिसके पास कार्ड होता है, उनको फ्री में, फीस प्रभावित नहीं की जाएगी, मतलब फ्री में सूचना जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, लोक प्राधिकारी उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाली व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आपने सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन किया है और संबंधित अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर आपको सूचना देने में असमर्थ रहता है, तो 30 दिवस के बाद जब वो सूचना आपको प्रदान करेगा तो उसके लिए आपको एक भी फीस नहीं देना पड़ेगा, वो बिना प्रभार के आपको सूचना उपलब्ध कराएगा। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करें, किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है। बिल्कुल, किसी सूचना को साधारणतया मतलब उसके पास यदि उस प्रारूप में उपलब्ध है तो उस प्रारूप में वो उपलब्ध करा देगा। लेकिन उस प्रारूप में नहीं है और आपने कहा कि उस प्रारूप में, जैसे वो 150 पन्ने का शीट है और आपने कहा उसको पीडीएफ फॉर्म में दीजिए, तो इस प्रकार से नहीं होगा। जिस प्रारूप में साधारणतया वो उपलब्ध है और आपने उसी प्रारूप में मांगा है तो उसमें आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बिल्कुल चारों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। 1, 2, 3 व 4 करेक्ट है, सही है। मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जहां किसी अनुरोध को उपधारा 1 के अधीन अस्वीकृत कर दिया गया है, किसी ने अपील के लिए आवेदन किया है सूचना के अधिकार के लिए और उसका जो आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, यदि केंद्र से संबंधित मामला, या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, आगे देखिए, पहला, ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण संसूचित करेगा। बिल्कुल, यदि उसने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया है, तो अनुरोध की अस्वीकृति के लिए कारण को संबंधित जो है आवेदक को संसूचित करेगा। वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी संसूचित करेगा। बिल्कुल, वो अवधि के बारे में भी बताएगा कि कितने अवधि में आप जो है वो ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तीसरा, अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां संसूचित करेगा। अपीलीय प्राधिकारी कौन होगा, कौन से स्तर का अधिकारी होगा, वो सारी जानकारी वो संसूचित करेगा।
नेक्स्ट, ऐसी फीस के विषय में जो अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए आवश्यक हो संसूचित करेगा। जी बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है, ये इसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका हमारा क्या होगा, गलत होगा। 1, 2 व 3 सही है, तो आंसर देखिएगा सी ऑप्शन 1, 2 व 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये अस्वीकृति का कारण बताएगा, अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की जा सकेगी उसके लिए अवधि की सूचना देगा। इसके अलावा अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां संसूचित करेगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है तो आवेदन के निराकरण हेतु समय सीमा क्या होनी चाहिए, ठीक है। यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है तो आवेदन के निराकरण हेतु समय सीमा क्या होगी। यदि आवेदन जो है, देखिए दोस्तों कि कोई लोक सूचना अधिकारी है, उसका कोई दूसरा व्यक्ति के पास आपने सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास आपने जो है वो अपील की है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन किया है, तो आवेदन को क्या करेगा, उस लोक सूचना अधिकारी को के पास अंतरित करेगा और उसके लिए जो है वो 5 दिन से कम समय में वो लोक सूचना अधिकारी को भेज देगा। तो यहाँ पर वो 5 दिन जो है वो जुड़ जाता है। तो आवेदन के निराकरण हेतु समय सीमा क्या होगी, सामान्य तौर पर 30 दिन होता है और 5 दिन अंतरित करने के लिए टाइम लगता है। तो सामान्य स्थिति में समय सीमा क्या हो जाएगी, 35 दिन हो जाएगा। सामान्य स्थिति में कितना हो जाएगा, 35 दिन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से आवेदन का निराकरण करने के लिए 35 दिन की समय सीमा होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों एडीओ का तिरंगा बैच। तिरंगा बैच मतलब बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमारा सीजीजीएस बहुत अच्छे से तैयार है और हिंदी भी बहुत अच्छे से तैयार है, तो हमको छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं और आजीविका संबंधित योजनाएं की क्लासेस चाहिए। तो उनके लिए दोस्तों मात्र 499 रुपीज में जो है वो हम आपके लिए ये तीनों जो है वो उसका पीडीएफ नोट्स के साथ वीडियो क्लासेस लेकर आए हैं, जिसमें सभी वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे, अपडेटेड और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। और आप इसके लिए यदि लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9111949522 और 9770519143। बहुत ही कम फीस में है। यदि आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। मैंने पहले बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार के उल्लंघन से हो तो आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर किया जाएगा। यदि सूचना का संबंध भ्रष्टाचार के आरोपों से हो तो आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर। यदि सूचना तीसरी पार्टी से संबंधित हो तो 45 दिन के भीतर। ऐसी सूचना की आपूर्ति जिसमें आवेदक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने को कहा गया हो, आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करने तथा आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को उत्तर देने की दृष्टि से नहीं गिना जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसमें एक तो बिल्कुल सही, यदि सूचना का संबंध भ्रष्टाचार के आरोपों से हो तो आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर इसका निराकरण किया जाएगा, और मानव अधिकार से उल्लंघन हो तो आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर, ठीक है, 45 दिवस के भीतर जो है वो आपको क्या देनी होगी, भीतर निराकरण इसका करना पड़ेगा। तो ये इस हिसाब से असत्य कथन है, ठीक है। लेकिन देखिए, यदि सूचना तीसरी पार्टी से संबंधित हो तो 45 दिन के भीतर। यदि सूचना तीसरी पार्टी से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में दोस्तों धारा 23 से लगाकर धारा 28 में जो दिया गया है उससे विनिश्चय करते हुए ये अन्य जो है वो लोक सूचना अधिकारी को ये पावर देता है कि इसके संबंध में वो नियम बना सकता है।
हालांकि ये इस हिसाब से अभी तक जो चल रहा है 45 दिन के भीतर, लेकिन इसके संबंध में जो है वो अलग से नियम बनाए जा सकते हैं। तो ये इस प्रश्न के हिसाब से वर्तमान की दृष्टि में देखें तो बिल्कुल ऑप्शन ए इस आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें यदि कोई बदलाव होता है तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, वैसे बदलाव होने के चांसेस अब कम है, ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। तीसरी पार्टी से सूचना संबंधित, क्योंकि तीसरी पार्टी से सूचना संबंधित और उसने अपना सूचना जो है वो गोपनीय माना है, तो ऐसी स्थिति में वो 45 दिन के भीतर जो है वो निराकरण करना रहता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों का क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सूचना का अधिकार हो गया। अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ कितने रुपए शुल्क जमा करना होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 रुपए का शुल्क आपको जमा करना होगा। कितना? 10 रुपए का शुल्क मात्र लगता है, लेकिन गरीबी रेखा वालों के लिए वो भी नहीं लगता, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क के विषय में कथनों पर विचार करें। कितना शुल्क लगेगा उन पर कथन दिया हुआ है, आप विचार कीजिएगा। तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक A4 या A3 आकार के कागज के लिए 2 रुपए, बिल्कुल A4 या A3 कागज के लिए 2 रुपए आपको देना पड़ेगा शुल्क के रूप में। बड़े आकार के कागज पर प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य देना पड़ेगा। बड़े आकार के कागज में यदि आप सूचना चाहते हैं तो उसका वास्तविक मूल्य जो है या लागत, जो भी लागत उसमें लग रहा है वो मूल्य आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, नमूना अथवा मॉडल, किसी चीज का आप नमूना मांग रहे हैं, है ना, या उसका मॉडल मांग रहे हैं, ऐसी स्थिति में उस नमूने या मॉडल का वास्तविक या लागत मूल्य आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, उसके पश्चात प्रत्येक घंटा के लिए 5 रुपए का शुल्क लगेगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये मूल्य जो है वो आपको चुकाना पड़ता है जब आप कोई भी सूचना प्राप्त करते हैं, ठीक। तो इसमें सभी कथन सत्य है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी कथन क्या है? सत्य हैं, ठीक। नेक्स्ट चलिए, इस अधिनियम के धारा 7 के अधीन गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। जानते हैं इसके संबंध में असत्य कथन क्या है? निशुल्क तो उपलब्ध कराया जाएगा, परंतु उसके संबंध में असत्य कथन क्या है? तो देखिए, आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित है तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें वह मांगी गई है, बिल्कुल सही। जिस प्रारूप में वह मांगा गया है उसी प्रारूप में ही उसको उपलब्ध कराया जाएगा यदि वह उसके जीवन से संबंधित कोई मामला है तो। बी, चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित नहीं है, परंतु यदि जानकारी 50 छाया प्रति फोटोकॉपी, छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी, 50 फोटोकॉपी जो पृष्ठ हैं या तैयार करने में 100 रुपए का लागत आता है तो वो दी जा सकती है। मतलब 50 फोटोकॉपी आपने मांगा है निःशुल्क वाले कंडीशन में तो आपको दिया जाएगा, या जिसमें 100 रुपए का लागत आता है वो दिया जाए, तो वह जानकारी चाहे गए स्वरूप में उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट, यदि मांगी गई जानकारी 50 फोटोकॉपी से अधिक है या 100 रुपए से अधिक का शुल्क आ रहा है तो उक्त धारा 7 उपधारा 9 के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जाएगा। मतलब यदि वह 50 पृष्ठ से अधिक है या जिसकी लागत 100 रुपए से ज्यादा आ रही है तो ऐसी स्थिति में कारण का अभिलेखित करते हुए, कारण को बताते हुए संबंधित जो आवेदक है उसको कार्यालय में आकर इसके अभिलेखों या नस्तियों को अवलोकन करने का निवेदन किया जाएगा। ये भी सही है। सामान्य स्थिति में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में 25 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ये बिल्कुल गलत है ना, इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन डी, असत्य कथन पूछा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अपीली अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है। देखिए,
यदि आपने सूचना के अधिकार के माध्यम से कोई आवेदन किया है और आपको आवेदन का जो है वो जवाब नहीं दिया, कोई भी कारण है, तो आप वरिष्ठ एक अपीली अधिकारी होता है हर कार्यालय में, उसको आप अपील कर सकते हैं, जो प्रथम अपील कहलाता है। ठीक है, तो कब कर सकते हैं, देखिए, यदि उसे यदि उसे निर्धारित समय में सूचना प्राप्त ना हुई हो, तो वो आवेदक को यदि निर्धारित समय में 30 दिन का निर्धारित समय है, यदि 30 दिन में उसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो वो वरिष्ठ अपीली अधिकारी को क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। बी, यदि वह लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यतीत हो, यदि लोक सूचना अधिकारी ने यदि कोई विनिश्चय किया है या आवेदन को अस्वीकार किया है या और कोई कारण रहा है, तो यदि आवेदक उससे व्यथित है ना, तो वह क्या करेगा, वरिष्ठ अपीली अधिकारी को अपील कर सकेगा। दूसरा, यदि वह प्राप्त सूचना से असंतुष्ट है, यदि उसको आवेदक को कोई सूचना दी गई और उस सूचना से वह असंतुष्ट है, या जिस सूचना की उसने मांग की थी वो सूचना न देकर उसको दूसरा सूचना दिया गया है, ऐसे कई कारण हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो क्या करेगा, वरिष्ठ अपीली अधिकारी को अपील, प्रथम अपील कर सकता है। तो ऑप्शन डी सभी इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन डी सभी परिस्थितियों में जो है वो क्या कर सकता है, प्रथम अपीली अधिकारी को अपील कर सकता है। चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सारा तैयारी कर चुके हैं, 2017 से पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें उनकी तैयार है। ऐसे में उन लोगों को जो वर्तमान नोट्स हैं, जो वर्तमान 2025 तक के अपडेटेड नोट्स हैं, वही नोट्स उनको चाहिए था। तो इसके लिए ई नोट्स हम लेकर आए हैं, ये भी आपको नीचे जो है वो गुरुकुल एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। मात्र 199 रुपीज में आपको सारे अपडेटेड नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, सभी विषयों के, सीजीचीएस, हिंदी और जितने भी ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, पंचायती राज व्यवस्था और आजीविका मिशन से संबंधित योजनाओं की पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो ये मात्र 199 में आपके पास उपलब्ध है। यदि आप पूरी तैयारी कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, किसी भी संबंध में जानकारी चाहिए, आपको 2 नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्ति के कितने दिवस के भीतर प्रथम अपील की जा सकती है। देखिए, आपने लोक सूचना अधिकारी को आवेदन दिया कि मुझे संबंधित विषय में सूचना चाहिए, यदि उसने आपको सूचना नहीं दिया, ठीक है, या प्रथम वो गलत सूचना दिया, तो ऐसी स्थिति में जिस दिन आपको सूचना प्राप्त होगी, जैसे आपने 1 तारीख को आवेदन किया और 10 तारीख को आपको क्या दे दिया गया, सूचना, जो सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इस 10 तारीख से आप 30 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। 30 दिन के भीतर, ठीक है, अपील कर सकते हैं वरिष्ठ अपीली अधिकारी या प्रथम अपीली अधिकारी के पास। यदि आपको 30 दिन तक, मतलब 1 से 30, 1 को आवेदन किया, 30 तारीख तक आपको जो है वो सूचना नहीं दी, तो इस तारीख से अगले 30 तारीख तक, मतलब 30, यदि ये जनवरी है तो अगला 30 फरवरी तो आएगा नहीं, मतलब 30 तारीख तक समझ लीजिए। अब 30 दिन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 मार्च। तो 2 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, मतलब जिस दिन आपको सूचना मिलती है उससे 30 दिवस के भीतर आप प्रथम अपील कर सकते हैं वरिष्ठ अपीली अधिकारी को। ठीक, तो इसका आंसर है 30। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, 30 दिन है ना, यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या 30 दिन के बाद भी आवेदन किया जा सकता है या 30 दिन के बाद कोई चांस नहीं? जी बिल्कुल किया जा सकता है, 30 दिन के बाद भी आवेदन आप कर सकते हैं, परंतु उस स्थिति में आपको ये स्पष्ट रूप से उल्लेख करना पड़ेगा कि आपने जो है वो लेट हुआ है, तो उसके लेट होने का रीजन क्या है, कारण क्या है। इस कारण को उल्लेख करते हुए आप वरिष्ठ अपीली अधिकारी को अपील करेंगे। वरिष्ठ अपीली अधिकारी को ये समाधान हो जाएगा कि आपने जो कारण बताया है वो सही है, तो वो आपका आवेदन स्वीकार कर लेगा। क्लियर है, लेकिन सामान्य स्थिति में 30 दिवस के भीतर आपको अपील करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम के अधीन अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में निम्न में से कौन सी जानकारी देना आवश्यक नहीं है। यदि आप प्रथम अपील के लिए आवेदन करते हैं तो उस आवेदन में क्या क्या जानकारी दिया जाएगा या क्या जानकारी देना आवश्यक
नहीं है। पहला, अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, ये बिल्कुल आवश्यक है। अपीलार्थी कौन है उसका नाम व पता इसमें रहेगा। दूसरा हम देखें, जन सूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम, जिस जन सूचना अधिकारी के पास आपने आवेदन लगाया था उसका नाम तथा पद नाम बहुत आवश्यक है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समयावधि में जानकारी न देने का स्पष्ट उल्लेख, उसने आप उसके लिए अपील क्यों करना चाह रहे हैं, उसका जो कारण, उचित कारण, या तो आप उससे आपको अपूर्ण जानकारी दी गई या भ्रामक जानकारी दी गई तो उसका उल्लेख किया जाना है, या आपको ज्यादा पैसे के लिए बोला गया या समयावधि के बाद दिया गया, तो ऐसी स्थिति में आप अपील कर सकते हैं। उसके कारण का उल्लेख करना आपके आवेदन में आवश्यक है। सूचना से संबंधित कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। आप सूचना क्यों मांग रहे हैं इसके संबंध में आपको कारण नहीं बताना है। ये पहले भी मैंने बताया था कि उसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता होगा, जन सूचना अधिकारी का नाम तथा पद नाम होगा, जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने, अपूर्ण, भ्रामक किस लिए आप अपील कर रहे हैं उसका पूरा स्पष्ट उल्लेख होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होगा ये जानकारी देना आवश्यक नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम के अधीन अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील किए जाने के कितने दिन के भीतर सामान्य तौर पर अपील का निराकरण किया जाना आवश्यक है। तो यदि आपने प्रथम अपील किया है, ठीक है, तो प्रथम अपील का निराकरण कब तक होगा, सामान्य तौर पर बात किया जा रहा है 30 दिन के भीतर आपके अपील का निराकरण किया जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर, विशेष परिस्थितियों में दोस्तों ये 45 दिन हो सकता है, विशेष परिस्थितियों में। तो ये विशेष परिस्थितियां क्या होगी, इसको प्रथम अपीली अधिकारी जो है वह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा कि इसके निराकरण के लिए जो टाइम लेट हुआ है वो क्यों हुआ है, इसका स्पष्ट उल्लेख वरिष्ठ अपीली अधिकारी करेगा। ये विशेष परिस्थिति की बात कर रहा हूं, लेकिन सामान्य तौर पर कितने दिवस के भीतर, तो 30 दिवस के भीतर आपको जो है वो प्रथम अपील का निराकरण कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस अधिनियम के अधीन प्रथम अपील की कार्रवाई एक, ऑप्शन ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस अधिनियम के अधीन प्रथम अपील की कार्रवाई दोस्तों एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसलिए, इसमें जो अपीलार्थी है उस पक्ष को सुना जाता है और सुनकर जो है वो संबंधित जन सूचना अधिकारी को भी सूचना भेजी जाती है ना, उसको भी जो है नोटिस दिया जाता है। तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इस अधिनियम के अधीन यदि आवेदक ने एक से अधिक विषय वस्तु हेतु आवेदन किया हो तो क्या होगा। ये विशेष तौर पर दोस्तों पहला ऐसा नहीं था। पहले आवेदन, आप जब एक आवेदन करते थे तो कई सारे विषय वस्तु से संबंधित जो है वो जानकारी मांग सकते थे, परंतु बीच में इसमें दिक्कत आया और सभी जगह कई सारे राज्यों ने फिर इसमें अलग अलग अपना नियम बनाया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसमें कुछ संशोधन किया है। तो आप जो है वो एक समय में एक विषय वस्तु से ही एक विषय वस्तु के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने एक से अधिक विषय वस्तु के लिए आवेदन किया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। पहला क्या आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, नहीं। दूसरा, आवेदन स्वीकार कर उसका निराकरण किया जाएगा, ये अर्ध सत्य है। ठीक है। आवेदन स्वीकार कर केवल उसके पहले विषय वस्तु का निराकरण किया जाएगा, ये पूर्ण सत्य है और यही हमारा आंसर होगा। आपको सबसे उचित उत्तर का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे सटीक उत्तर का चुनाव करना पड़ेगा, या ध्यान रखेंगे, है ना। ये बिल्कुल नहीं कि ये दिखे हाँ स्वीकार कर उसका निराकरण, बिल्कुल नहीं। निराकरण तो किया जाएगा, लेकिन केवल पहले विषय वस्तु जो आवेदन में आपने लिखा होगा उसी का निराकरण करेंगे, और शेष के लिए वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप उन अलग से विषय वस्तु है उसके लिए अलग से आवेदन दीजिए। ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आज की हमारी जो कक्षा थी, है ना,
आशा करता हूँ इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इसका क्रम हम जारी रखेंगे, आरटीआई से संबंधित और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ढंग से तैयारी करिए, एक एक फैक्ट को, एक एक बारीक चीजों को पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।